हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 15th का सेकेंड पार्ट। और जिस सब्जेक्ट पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो अभी तक जो है हम लोग 14th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और 15th प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है और दोनों पार्टों को मिला करके आपके जो है 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी जो है CUET में एक अच्छा स्कोर कर सके, ताकि आपको जो कॉलेज चाहिए वो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15th प्रैक्टिस टेस्ट का सेकेंड पार्ट। तो जो है आज फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास होगी वो 14th क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा और प्रैक्टिस टेस्ट 15th का ये आपका जो है 14th नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा और जिन्होंने अभी तक वो सारे 14 प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और प्रैक्टिस टेस्ट 15th का आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा कि बी, किसी की आपका डी। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो आपको दिया गया है जो है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2। क्या दिया गया है? sec थीटा प्लस आपका tan थीटा इक्वल्स टू आपको दिया गया है 2। अब देखो sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 अपॉन cos थीटा। अच्छा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है भाई कि sec थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा बराबर क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा और इसको आप लिख सकते हैं प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है आपका सेम है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे आप 1 प्लस sin थीटा अपॉन हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल्स टू आपका 2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं जो है 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा, ठीक है ना। अच्छा, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर sin थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 cos थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इस वैल्यू को ले लेते हैं, किसको? 1 प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा और हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ का क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। इधर का भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर का भी स्क्वायर कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे लगा दो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर तो 1, फिर b स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab अर्थात 2 sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? दोनों तरफ हमने क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ पर हमने लगा दिया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब जरा देखो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है 1, 2 कॉस थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा आपका 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 4 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये -2 से ये +2 आपका कैंसिल हो जाएगा। जब इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात ये जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा 4 कॉस थीटा और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। तो ये आ जाएगा आपका जो है 5 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा, जो कि आपका जो है फर्स्ट के जो है बराबर है। ठीक है, 5 का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे? ये वैल्यू आपको दी गई थी, सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा होता है, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपन cos थीटा होता है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, जगह 1 + sin थीटा अपन cos थीटा इक्वल्स टू 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। साइन थीटा की अगर हम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1। अब इस वैल्यू को हमने ले लिया 1 + sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया a + b का होल ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ गया आपका जो है 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 15 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि इफ x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2ax + 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x + 2 आपका जो है इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x + 2 इक्वल्स टू 0 के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू -2 के, x इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा -2 के। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन आपका दिया है x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, फिर क्या है आपका प्लस का 2ax और प्लस का है आपका 3a इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर देखो जो है x की वैल्यू आप रख दो, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 के पावर 4 माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा -2 का पावर 2 के पावर 2 प्लस 2ax, तो 2ax की जगह माइनस का 2 रख दो, प्लस का 3 इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। अब देखो 2 के पावर 4 है, तो अगर जो है पावर में आपकी जो पावर है अगर वो इवन नंबर है तो माइनस किस में बदल जाता है आपका प्लस में, अगर पावर ऑड नंबर होती तो माइनस माइनस ही रहता। तो 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16, 2 के पावर मतलब हो जाएगा आपका प्लस का 16, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 के पावर 2 आपका क्या हो जाएगा 4, और 4 और 4 जा कितना हो जाएगा माइनस का 16, क्योंकि भाई ये प्लस हो जाएगा और ये आपका 4 और 4 जा 16, तो माइनस का 16 प्लस, अब देखो माइनस का कितना हो जाएगा ये माइनस का 4a और प्लस का 3 इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। प्लस के 16 से माइनस का 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस का 4a, जब उधर जाएगा 3 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू बचेगा आपका 3/4, a इक्वल्स टू कितना बचेगा आपका 3/4, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो a की वैल्यू है वो आपकी 3/4 आ जाएगी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 16th नंबर का क्वेश्चन है।
सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द गिवन फिगर इज ए प्लेन ऑफ ए फील्ड एंड द एंगल एट बी सी एंड डी आर ऑल राइट एंगल। ओके, इफ ए बी इक्वल्स टू 15 मीटर, बी सी इक्वल्स टू 30 मीटर and CD equals to 22 meter and D equals to 6 meter, the perimeter of the field is। दिया गया चित्र एक क्षेत्र का तल है और BC और D पर कोण समकोण है। यदि AB बराबर 15 मीटर, BC बराबर 30 मीटर, CD बराबर 22 मीटर और D बराबर 6 मीटर, तो मैदान का परिमाप क्या है? देखो भाई, अगर इस एरिया का, इस फील्ड का हम परिमाप निकालें तो सारी साइडों का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। अगर जो है इस फील्ड का हम परिमाप निकालें तो क्या हो जाएगा? सारी साइडों का क्या है आपका जो है एडिशन हो जाएगा इसका परिमाप। तो यहाँ पर देखो आपको BC की वैल्यू दी गई कितनी? BC की वैल्यू दी गई आपको 15 मीटर, BC की वैल्यू आपको दी गई है 15 मीटर, AB की वैल्यू कितनी दी गई है? 15 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो BC की वैल्यू कितनी दी गई है? BC तो हो गया, BC का CD की वैल्यू आपको दी गई है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो है CD की वैल्यू कितनी दी गई है? 22 मीटर, ठीक है। और जो है आपको DE की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 मीटर, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हमको AE की वैल्यू मिल जाए, अगर हमको AE की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर भाई हमको यहाँ पे AE की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि भाई इस अगर हमको फील्ड का परिमाप निकालना है, हमको इसका जो है पेरीमीटर निकालना है, तो इस सब सारी साइडों का योग ही तो होगा। तो यहाँ पर हमको AE की वैल्यू चाहिए, तो आपने कहा एक काम करते हैं, यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, किस पर? CD पर। A से एक परपेंडिकुलर हमने खींच दिया CD पर इस प्रकार से, और एक हमने E से खींच दिया E वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, किस पर? BC पर। अब देखो, अगर आप देखें तो ये एक आपका जो है यहाँ से आपको दिखेगा ये राइट एंगल बन जाएगा, यहाँ से जो है ये एक राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये एक राइट एंगल बन जाएगा। ये देखो, ये वाला जो है, ये जो आपका एंगल बनेगा, ये कौन सा? A और आपका जो है ये E, और आपका इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, ये एक आपका राइट एंगल बनेगा, जहां पर इसको हम मान लेते हैं O, इसको हमने मान लिया O, और इस पॉइंट को हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? मान लो इसको P मान लेते हैं। इस पॉइंट को हमने P मान लिया, 22 को और नीचे लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम P मान लें, ठीक है। और जो CD की जो दूरी है वो 22 मीटर है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं S, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमको जो है अगर यहाँ पर AO और EO की वैल्यू मिल जाए तो हम AE की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से भाई ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, OE हो जाएगा आपका बेस, और AO हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें तो C से D तक की दूरी कितनी है आपकी? 22। B से A तक की दूरी कितनी है? 15। तो ये P से D तक की दूरी आपकी 7 ही तो होगी। जब ये 7 होगी तो इसके बराबर में है ये, तो OE भी आपका 7 होगा। भाई देखो, C से D तक की दूरी आपकी 22 है, B से A तक की दूरी आपकी 15 है, तो ये जो आगे का हिस्सा है, जो ज़्यादा है, वो आपका 7 मीटर ही तो है। तो यहाँ पर देखो, आपका P से D तक की दूरी 7 मीटर है, तो जो आपका OE है ये भी 7 हो जाएगा। अब देखो, B से C तक की दूरी कितनी है? B से C तक की दूरी जो है आपकी 30 मीटर है। एक मिनट, ये आपकी 30 है, 15 नहीं है। B से C तक की दूरी जो है आपकी 30 मीटर है, और A से P भी आपका 30 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, E से D कितना है आपका? E से D आपका 6 मीटर है, तो ये जो बचा आपका A से O, ये आपका हो जाएगा 24 मीटर। बात मेरी समझ में आ रही है भाई? यहाँ से B से C तक की दूरी 30 मीटर है, DE की दूरी आपकी 6 मीटर है, तो A से O तक की दूरी आपकी 24 मीटर बचेगी। अब आप एक काम करो, यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका AE का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका OE का स्क्वायर
प्लस आपका हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आप ए ई का स्क्वायर हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, रूट के अंदर ओ ई कितना है, तो आपने कहा 7 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जो है 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना हो जाएगा आपका, जरा इसको ऐड कर लो भाई। तो 9 और 6 आपका 15, 1 कैरी हुआ, 7 4 11 1 12, ये हो जाएगा 625। तो ये आ जाएगा आपका 25। तो ए ई की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 25 मीटर। कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। तो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BC। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका BC प्लस आपका AB प्लस आपका AE प्लस आपका जो है ED प्लस आपका ED प्लस आपका जो है DC। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा आपका, BC की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा BC की वैल्यू है 30, AB की वैल्यू कितनी है आपकी 15 और AE की वैल्यू आपने निकाली कितनी 25। ठीक है, और यहाँ पे ED की वैल्यू कितनी है 6 और DC की वैल्यू है आपकी 22। सबको आपस में ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, जाएगा 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 आपका 18, 8 1 आपका होल्ड हुआ, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 3 हो जाएगा आपका 9। तो 98 मीटर जो है इस फील्ड का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, इस फील्ड का परिमाप होगा। तो आपका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस फील्ड का पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 98 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ठीक है ना भाई, इस फील्ड का आपसे पेरीमीटर पूछा गया था, तो फील्ड का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइडों का योग। हमको केवल AE की जो है दूरी नहीं पता थी, तो यहाँ पे हमने E से परपेंडिकुलर डाला, एक A से डाला, यहाँ पे राइट एंगल बन गया, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो AE की हमें दूरी मिल गई। ठीक है ना, सबको हमने ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया 98 मीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि P is any point on a circle whose center is O, a chord which is parallel to the tangent at P bisects OP. If the length of the chord is 12 centimeter, the radius of the circle is। P एक वृत्त पर कोई बिंदु है जिसका केंद्र O है। एक जीवा जो P पर स्पर्श रेखा के समानांतर है OP को समद्विभाजित करती है। यदि जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो भाई, तो यहाँ पर देखो कर एक कोई सर्कल है, इस प्रकार से बना लेते हैं, ये हो गया सर्कल। ठीक है, एक कोई सर्कल है, ठीक है, जिस पर जो है जिसका सेंटर आपका O है, जिसका सेंटर पॉइंट का है आपका O। ठीक है, और एक जीवा है जो P पर स्पर्श रेखा के समानांतर है, अर्थात P पर जो है एक आपका टेंजेंट लाइन है, एक टेंजेंट लाइन है कुछ इस प्रकार से, और ये हो गया पॉइंट आपका P। ठीक है ना, और P एक जीवा जो P पर स्पर्श रेखा के समानांतर है, इस प्रकार से जो है ये एक समानांतर रेखा होगी। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, और OP को समद्विभाजित करती है। देखो OP जो है O से, अगर मैं P की बात करूं तो ये एक आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका क्या रेडियस हो जाएगी। ठीक है ना, और OP को जब समद्विभाजित करती है तो इस प्रकार से एक ये होगी, ये होगी आपकी चौड़ अर्थात जीवा। इसको आप नाम दे दो कुछ भी, यहाँ पे मान लो S और R दे दो, S और R दे दो। ठीक है ना, और इसको समद्विभाजित करती है तो OP जो है आपकी क्या है, रेडियस है। OP आपकी रेडियस है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मान लो जो है M।
इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया m। तो अगर मैं आपसे कहूं कि pm की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलेंगे ये r/2 हो जाएगी। भाई o से p तक की दूरी कितनी है, ये तो आपकी रेडियस है अर्थात r है, तो वो जो है इस रेडियस को, जो ये जीवा है SR, ठीक है ना, जो ये जीवा है अर्थात जो ये आपकी जो है चौड़ है, ये इसको PO को बराबर भागों में डिवाइड करती है। अर्थात जो है अगर PM की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा r/2, MO भी कितना होगा आपका r/2। क्लियर है। अब देखो यहां पर कह रहा है कि जो ये आपका चौड़ है S और R, इसकी जो आपकी दूरी है ये है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज सोचो, अगर मैं यहां से O से R को मिला देता हूं, अगर मैं यहां से O से R को मिला देता हूं तो देखो ये एक आपका राइट एंगल बन जाएगा, ये एक आपका राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। OR क्या है, OR रेडियस है। OR भाई केंद्र से वृत्त के परिधि पर, ठीक है ना, खींची गई कोई भी लाइन जो है आपकी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये आपकी OR क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका OR का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका MR का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा MR की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगी भाई, 6 ये होगी, 6 ये होगी, टोटल आपकी 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर बात करो तो OM कितना है, तो आपने कहा OM जो है आपका वो r/2 होगा, PM भी आपका r/2 है और OM भी आपका r/2 ही तो होगा। और यहाँ पे अगर हम OR की बात करें तो OR आपका रेडियस अर्थात R है, तो जगह R का स्क्वायर इक्वल्स टू OM कितना है, तो आपने कहा r/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस MR कितना है आपका 6 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का हो जाएगा 36। इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा आपका जो है, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 36 के, जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3R स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा आपका 36। तो ये R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 इंटू 4 अपॉन हो जाएगा आपका 3 12 जा आपका 36, 12 4 जा आपका 48। तो R बराबर हो जाएगा आपका रूट के अंदर 48, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 16 इंटू आप क्या लिख सकते हैं 3, तो ये हो जाएगा आपका जो है 4√3, कितना हो जाएगा आपका 4√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखेंगे 4√3, ठीक है ना, 4√3, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया भाई। ये देखो एक आपका SR चौड़ है अर्थात एक जीवा है, ठीक है ना, जो ये टेजेंट लाइन जो है जो P पर इसको स्पर्श करती है, तो उसके क्या है, समानांतर है, ठीक है। और जो आपका जो है ये चौड़ इस OP को जो है क्या करती है, बाइसेक्ट करती है अर्थात समद्विभाजित करती है। OP क्या है, रेडियस है, तो भाई ये दूरी कितनी हो जाएगी OM, ये r/2 हो जाएगी। O से R को हमने क्या कर दिया, ये जो है मिला दिया, तो ये आपका एक राइट एंगल बन गया। यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। OR भी क्या है आपकी एक रेडियस है, ठीक है ना, तो यहाँ से हमको रेडियस ही तो बताना था, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4√3, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 18th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द रेडी ऑफ 2 cylinders आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। दो बेलूनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 5:3 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आप कहेंगे
पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक को मैंने मान लिया R1, एक को मान लिया R2, तो R1 का कितना, R1 R2 कितना दिया गया है, इनका रेशियो कितना दिया गया है, R1 रेशियो R2 कितना दिया गया है, आपने कहा ये दिया गया है 2:3। ठीक है, और अगर मैं कहूँ तो H1 और H2 का रेशियो कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 5:3। एक की मैंने हाइट आपकी H1 मान ली, एक की हाइट मैंने H2 मान ली, एक की रेडियस मैंने R1 मान ली, एक की रेडियस मैंने R2 मान ली। अब यहाँ पर देखो जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू H1 कितना हो जाएगा आपका 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और H2 कितना हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा आपका 4 × 5 और नीचे हो जाएगा आपका जो है 9 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 20/27। कितना हो जाएगा 20/27, तो इनके जो है वॉल्यूम्स का रेशियो क्या आ जाएगा 20:27। कितना आ जाएगा 20:27, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उनके आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा आपका 20:27 आएगा। अब भाई ये किसी एक संख्या से डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि भाई जो रेशियो होता है उसमें दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से डिवाइड होंगी, तभी उसको हम डिवाइड कर पाएंगे। तो 20/27 इसका आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा इनके वॉल्यूम्स का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ मर्चेंट हैज 100 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 7% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 17% प्रॉफिट। ही गेन्स 10% ऑन द होल, हाउ मच इज सोल्ड एट 17% प्रॉफिट। एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 7% लाभ पर और शेष 17% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे पर 10% का लाभ होता है। 17% लाभ पर कितना बेचा जाता है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें लगा दीजिए आप एलिगेशन का फार्मूला। क्या लगा दीजिए, एलिगेशन का रूल लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो एक पार्ट उसने बेचा 7% पे और एक उसने बेचा 17% पे। ठीक है ना, कितने बचा 17% पे। टोटल उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 10% का हो गया। टोटल जो है उसको प्रॉफिट हुआ 10% का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या डायरेक्ट जो है यहाँ पे लगा दो, क्या यहाँ पे लगा दो जो है आप एलिगेशन का रूल। देखो यहाँ पे जो है 10 से एक बार इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे रखो, इसको माइनस करो तो यहाँ पे रख दो। तो देखो 17 - 10 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7% और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3%। तो परसेंट से परसेंट आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो है 7:3। कितना हो जाएगा आपका 7:3, यहीं पे लिख लेते हैं, जाएगा 7:3। अब देखो अगर हम बात करें तो ये जो है 7:3 के रेशियो में इनको जो है क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आपके रेशियो का टोटल कितना है, तो 7 + 3 = 10। टोटल क्वांटिटी कितनी है आपकी 100, तो 10 = 100 के, तो 1 = आपका 10 के आ जाएगा। 1 = कितने के आ जाएगा 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 7% पे बेची गई आपकी 70 kg और 17% पे बेची गई आपकी 30 kg। क्या पूछ रहा है, 17% लाभ पर कितना बेचा जाता है, तो 30 kg बेचा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डायरेक्ट जो है ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट एलिगेशन का रूल लगा देना है। ठीक है भाई, एक 7% में बेची गई, 17 होल में उसको जो है 17% में और होल उसको जो है पूरे में उसको 10% का वहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है,
तो यहाँ से जो है 17% से जब 10% माइनस करेंगे तो 7% आएगा, 7% को जब 10% से माइनस करेंगे 3% आएगा, परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 7:3 में इनको जो है सेल किया गया। तो ये रेशियो का टोटल आपका 10 है, टोटल क्वांटिटी आपके पास 100 kg है, तो 10 = 100 के, तो 1 = 10 के, तो 7% पे आपका 70 kg और 17% पे आपका 30 kg शुगर को सेल किया गया। क्लियर है? तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि मोहन कुमार इज 8 किलोमीटर अहेड ऑफ रामचंद। द स्पीड ऑफ मोहन कुमार एंड रामचंद आर 4 km/h एंड 6 km/h रिस्पेक्टिवली। रामचंद विल ओवरटेक मोहन कुमार इन। मोहन कुमार रामचंद से 8 किलोमीटर आगे है। मोहन कुमार और रामचंद की जो गति है वो क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। मोहन कुमार से कब आगे निकलेंगे रामचंद? ठीक है ना? ABCD में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, पूछा गया आपसे, कह रहा है कि मोहन कुमार इज 8 किलोमीटर अहेड ऑफ रामचंद। ठीक है ना? द स्पीड ऑफ मोहन कुमार एंड रामचंद आर 4 km/h एंड 6 km/h। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो मोहन कुमार की स्पीड कितनी है? मोहन कुमार की जो स्पीड है वो है आपकी 4 km/h। और जो रामचंद हैं, रामचंद की स्पीड कितनी है? तो रामचंद की स्पीड है आपकी 6 km/h। कितनी है? 6 km/h। ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि जो मोहन कुमार है वो रामचंद से 8 किलोमीटर आगे है। तो अगर भाई रामचंद को मोहन कुमार को ओवरटेक करना है तो उस 8 किलोमीटर की दूरी को उसको तय करना पड़ेगा। जो मोहन कुमार उससे 8 किलोमीटर आगे है उस दूरी को कौन तय करेगा? रामचंद तय करेगा, तभी तो भाई उससे आगे निकल पाएगा। तो अब यहाँ पर देखो दोनों एक ही, अब जब भाई रामचंद को मोहन कुमार को ओवरटेक कर रहा है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब बात जब रिलेटिव स्पीड की आती है तो जब डायरेक्शन आपका सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है, और जब डायरेक्शन आपका डिफरेंट होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की, तो कितनी हो जाएगी? आपका 6 - 4, तो ये आ जाएगा आपका 2 km/h। ठीक है ना? अच्छा डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी है? तो आपने कहा कि जो मोहन कुमार है वो रामचंद से 8 किलोमीटर आगे है तो उसको डिस्टेंस कवर करनी है 8 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस को तय करने में उसको कितना समय लगेगा? तो आपने कहा T बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी है? 8 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड है आपकी 2, तो उसको जो है 4 घंटे लग जाएंगे उसको ओवरटेक करने में। रामचंद्र को जो है मोहन कुमार को ओवरटेक करने में 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि भाई उस 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 घंटे लगेंगे। और जब यह 8 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेगा उसके बाद ही तो वह जो है मोहन कुमार को ओवरटेक कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4 आवर्स। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मोहन कुमार से कब आगे निकलेंगे? 4 घंटे के बाद आगे निकलेंगे। ठीक है, 4 घंटे में आगे निकलेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आज की क्लास का ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस टेस्ट 15th का 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका जो है कि एट एन इलेक्शन इन विच देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट, a candidate who gets 62% of the total votes polled is elected by majority of 288 votes. The total number of votes is। एक चुनाव में जिसमें केवल 2 उम्मीदवार हैं,
एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 62% प्राप्त होता है 288 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। वोटों की कुल संख्या है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई कोई भी चीज़ होती है 100%, कोई भी चीज़ होती है 100%। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टोटल वोट पड़े उनमें से कुल डाले गए वोटों में से एक उम्मीदवार को 62% मिले, ठीक है ना, 62% मिले। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? तो आपने मान लिया कि दो उम्मीदवार हैं, एक ए है, एक उम्मीदवार ए है और दूसरा उम्मीदवार बी है। अगर ए को 62% मिले तो भाई कोई भी चीज़ आपकी 100% होती है तो यहाँ पर जो है बी को कितने मिल जाएंगे? तो 100 से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 38%, ठीक है। ए को मिले 62% और बी को मिले 38%, ठीक है। अब जो 62% जिसने प्राप्त किया वह जो है 280 वोट्स के मेजॉरिटी से वो क्या हो गया? विजयी घोषित हो गया, वो जीत गया। तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर इन दोनों परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? दोनों के परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? 62% माइनस 38%। तो आपने कहा इसमें कितने का डिफरेंस है? 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो आपका 4 और 5 में से 3 गया तो 2, 24% का डिफरेंस है। अब 24% बराबर कितने के हो जाएगा? 24% इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा आपका? 288। क्योंकि भाई देखो परसेंटेज में 24% का डिफरेंस है और इतने ही परसेंट के डिफरेंस तो जीता है। और मतों में कितने आपके मतों से जीता है? वो आपका 288 वोट से। तो ये आपका 24% बराबर हो जाएगा 288 के। तो यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा जो है आपका 288, या क्या तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 288 अपॉन 24, ठीक है ना। 24 को जरा इससे कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा? 24 1 जा 24, कितना बचेगा? 48, 24 2 जा आपका 48, ये 12 हो जाएगा। तो 1% बराबर आपका 12 के, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा आपका 1200 के। 100% बराबर हो जाएगा 1200 के, अर्थात जो टोटल वोट हैं, जो टोटल वोट्स हैं वो है आपके 1200। कितने हैं? 1200। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? टोटल वोट कितने हैं आपके? 1200 वोट्स हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया? भाई ए को अगर 62% मिले तो बी को जो है आपके 38% मिले। दोनों के बीच का डिफरेंस 24% है और जो वोटों का डिफरेंस था वो आपका 288 है। तो 24% बराबर 288 के, तो 1% बराबर 12 के, तो 100% बराबर आपका 1200 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका टोटल वोट कितने हो जाएंगे? आपके 1200 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 times. हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाई द कंटेनर। एक पात्र में 40 लीटर दूध है और इस कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया आगे 2 बार दोहराई गई। कंटेनर में अब कितना दूध बचा? तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो उस कंटेनर में आपका कितना है? 40 लीटर जो है आपका वो मिल्क है, 40 लीटर मिल्क है, ठीक है। अब इसमें से आपने 4 लीटर दूध निकाल लिया तो मिल्क कितना बचा? मिल्क बचा आपका 36 लीटर। मिल्क कितना बचा आपका? 36 लीटर, ठीक है ना। और फिर जो है आपने इसमें फिर से पानी मिला दिया, फिर से 4 लीटर पानी मिला दिया। जितना आपने मिल्क निकाला, जितना आपने दूध निकाला उतना आपने पानी मिला दिया। तो वो जो आपका जो है मिश्रण पानी और दूध का, तो फिर से 40 लीटर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये प्रोसेस, अब जो ये 36 लीटर है वो कितने में से बचा? वो 40 लीटर में से बचा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह जो है प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई।
तो यहाँ पर देखो 40 लीटर आपका दूध था, ठीक है ना, उसमें पहले आपका 4 लीटर दूध निकाला गया अर्थात 36 बचा, कितने में से 40 में से। फिर आपकी ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई अर्थात फिर से 36 अपॉन आपका 40 और फिर से 36 अपॉन 40, ठीक है भाई। एक बार ये हो गई, 2 बार ये और दोहराई गई, तो 2 बार आपने इस प्रकार से और लिख दिया, ठीक है ना। फिर से 4 लीटर निकाला गया, फिर से 36 हो गया, तो 36 40 में हुआ, फिर से 36 अपॉन 40 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना दूध बचेगा, जरा निकालो भाई, इसको जरा सॉल्व कर लो। तो आपने कहा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका, और 4 से एक 4 कैंसिल कर दो, ठीक है। या फिर ऐसा करो 4 इंटू हो जाएगा आपका 9 अपॉन 1, ठीक है ना, इंटू हो जाएगा आपका 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10, ठीक है ना। 4 से आपने कैंसिल कर दिया, तो 4 9 जा 36, ठीक है ना। तो ये 9 अपॉन 1 और 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है आपका 729 इंटू 4 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, 3 आपका होल्ड हुआ, 4 2 जा आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 हो जाएगा 11, 1 होल्ड हुआ, 4 7 जा 28 और 1 हो जाएगा आपका 29 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका 29.16 लीटर, 29.60 लीटर जो है अब उस पात्र में आपका जो है दूध बचा है। तो ऑप्शन जो है डी आपका सही आंसर। क्लियर, बात मेरी समझ में आई, ठीक है भाई। टोटल मिल्क था आपका 40 लीटर, 4 लीटर निकाला गया तो कितना बचेगा 36 लीटर। अभी जो है जो 36, अब उसमें फिर से पानी मिला दिया गया अर्थात जो मिक्सचर अब बन गया मिल्क और वाटर का, फिर से वो 40 लीटर हो गया, ठीक है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो जो है ये आपका जो है यहाँ और कितने में से 40 लीटर में से सारा खेल हुआ है। तो यहाँ पे जो अब दूध की मात्रा बची है उस पूरे मिक्सचर में, वो बची है 29.16 लीटर की। मिक्सचर इसलिए चूंकि भाई अब जैसे पानी उसमें मिलाया जाएगा तो दूध और पानी का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि अ सम ऑफ 4000 रुपीज इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, वन एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, if the annual interest is 352 rupees, the sum lent at 8% is 4000 रुपये की राशि को 2 भागों में उधार दी जाती है, एक 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये है तो 8% पर उधार दी गई राशि कितनी है। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर पूरे में उसको कितना परसेंट मिला ये हम निकाल लेते हैं भाई। जो उसको टोटल जो लास्ट में जो है ईयर के लास्ट में जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 352 है। तो यहाँ से जो है हम उसको निकाल लेते हैं कि उसको भाई पूरे पर कितना ब्याज मिला, पूरे पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है। तो आपने कहा कि यहाँ पर अगर हम पूरे में निकालते हैं तो देखो प्रिंसिपल आपको पता है कितना है 4000, ठीक है। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है कि उसको एक वर्ष में कितना मिला 352, ठीक है। और कितने समय में मिला, टाइम आपको पता है कि 1 ईयर में मिला। तो अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में आप पूरी जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है उसको आप निकाल लीजिए। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 अर्थात 352 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका 4000 इंटू हो जाएगा आपका 1, 0 से दोनों 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। 352 में आप 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 40 का मल्टीप्लाई 40 से भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 320 आ जाएगा
तो 320 को जो अब आप 352 से माइनस करेंगे तो फिर से 32 आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल लगा के जब एक जीरो बढ़ाएंगे तो 4 8 जा 32, ये 8.8% आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 8.8%। अब देखो यहाँ पर जो है, अब लगा दो एलिगेशन का रूल, एक पार्ट दिया गया 8% पर और एक पार्ट दिया गया आपका 10% पर, उसको जो पूरे उसमें जो है वर्ष में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो मिला आपका 8.8%, ठीक है ना। या कह सकते हो जो उसको मीन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो मिला आपका 8.8%। अब देखो इसका माइनस करके यहाँ पे लिख दो, इसका माइनस करके आप यहाँ पे लिख दो, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0.8 आएगा, इससे माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, डेसिमल 9 में से 8 गया तो 1 आएगा। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर एक अंक है, डेसिमल के बाद यहाँ पर एक अंक है, तो इसको जब आप डेसिमल हटाएंगे, जब आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये देखो ये दोनों डेसिमल हट जाएंगे, और यहाँ आप किससे कैंसिल कर दो? 4 से। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 3:2। कितना आ जाएगा? 3:2। तो यहाँ पे जो है आपका 8% और 10% पे जो रेशियो आएगा, कितना आएगा आपका? ये आएगा 3:2, ठीक है ना। 3:2 के रेशियो में आपने जो है पैसा दिया। अब टोटल आपने कितना पैसा दिया? 4000 रुपीज़। तो यहाँ पर रेशियो का टोटल कितना है? 3 + 2 = 5 के, तो 5 = हो जाएगा आपका 4000 के, तो 1 = हो जाएगा आपका 800 के। तो 800 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो और 800 का मल्टीप्लाई आप 2 में कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 2400 रुपीज़ और ये हो जाएगा आपका 1600 रुपीज़। तो आपने 8% पे 2400 रुपीज़ दिया, 10% पे आपने 1600 रुपये दिया। तो यहाँ पे क्या पूछा है? 8% पे उधार दी गई राशि कितनी है? 2400 रुपीज़ है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात आई? ठीक है। प्रिंसिपल और आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है पूरे वर्ष का, तो पूरे वर्ष में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला? 8.8%, और उसने कुछ राशि जो है 8% पे और कुछ राशि जो है उसने 10% ब्याज पर दी थी। यहाँ से अपने एलिगेशन का रूल लगा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3:2, ठीक है ना। तो इस रेशियो में उसने पैसा दिया, टोटल जो है उसने पैसा 4000 दिया, तो 5 = 4000 के, तो 1 = 800 के, तो 8% पे 2400 रुपये दिया और 10% पे उसने 1600 रुपये दिए। क्लियर है? तो 8% का पूछा गया तो 2400 रुपये आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपीज एट 7% पर एनम इज 4,347 रुपीज। द पीरियड इन ईयर्स इज 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है। अवधि है वर्षों में। क्या होगी भाई? ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कंपाउंड अमाउंट बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और प्लस होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है। कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या होता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने कहा ये होता है आपका P × 1 + R/100 के पावर T, जहाँ P आपका क्या है? प्रिंसिपल है, R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T क्या है? आपका समय है। अब देखो, अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमको दिया गया कितना है? 30,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 7%। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है 4,347 रुपीज़। तो अब यहाँ पर देखो क्या कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 30,000, ठीक है ना, 1 + ये हो जाएगा 7/100। हमको यहाँ पे T की वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 4347 और प्लस का हो जाएगा 30,000, प्लस का हो जाएगा आपका 30,000। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 107/100 के पावर T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा
34347 और अपॉन में आ जाएगा आपका 30,000, अपॉन में आ जाएगा आपका 30,000। क्लियर है? यहाँ तक सबको बात समझ में आई? भाई यहाँ पर जो है इन दोनों को ऐड कर दिया गया और ये वैल्यू इसके जो है अपॉन में आ जाएगी, तो ये इसके बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे 100 + 7 हो जाएगा, तो 107 अपॉन 100 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखिए आगे, अब जो है इसको आप किससे कैंसिल कर दें? 3 से हो जाएगा क्या? देखो जरा करके देखो। 3 से अगर हम इसको करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 आपका बचा, 3 4 जा 12, कितना बचेगा आपका? फिर से 1 बचेगा। ठीक है, तो 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 9 जा आपका हो जाएगा जो है 27। इसको कटेंगे तो कितना? 3 1 जा 3, ये आ जाएगा आपका 10,000। तो कितना हो जाएगा आपका जो है ये 11449 अपॉन हो जाएगा आपका 10,000। तो अब यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 107 अपॉन 100 के पावर t इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 107 अपॉन 100 के पावर 2। चूँकि 107 का जो स्क्वायर है वो आपका होता है 11449। भाई 100 से आपका 7 कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर 49 है, जितना ज़्यादा उतना और उसमें ऐड कर दो, तो 107 में अगर 7 ऐड करेंगे तो आपका 114 आएगा। तो 107 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 11449 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है दोनों के जब बेस बराबर हैं तो जो पावर है वो आपकी बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका t = 2, कितना आ जाएगा? t = 2 ईयर। ठीक है, t = कितना आ जाएगा आपका? 2 ईयर। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना समय आ जाएगा आपका? 2 ईयर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 40% while keeping breadth constant, then area of rectangle increased by 24 meter square and perimeter of original triangle is 32 meter. Find breadth of rectangle. यदि चौड़ाई स्थिर रखते हुए एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर बढ़ जाता है और मूल आयत का परिमाप 32 मीटर हो जाता है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की जो है आपको क्या बताना? ब्रीथ बताना है, चौड़ाई बतानी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई देखो रेक्टेंगल का जो है आपसे क्या पूछा गया है? ब्रीथ पूछा गया है। मान के चलते हैं कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो है आपकी लेंथ है वह है आपकी L और रेक्टेंगल की जो ब्रीथ है, रेक्टेंगल की जो है आपकी जो ब्रीथ है वो आपने मान ली जो है क्या? आपने B। ठीक है, लेंथ क्या मान लिया आपने? L और ब्रीथ क्या मान लिया आपने? B। तो रेक्टेंगल का जो है आपका एरिया क्या होता है? तो अगर हम बात करें जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये हो जाता है आपका L × B। ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो ये होता है आपका जो है आपका 2 × L + B। अब देखो यहाँ पे दे रहा है कि जब जो है आपका जो लेंथ है, ब्रीथ को कांस्टेंट रखना है, जो आप इंक्रीज कर रहे हैं वो आप लेंथ इंक्रीज करें कितना? 40%। जब लेंथ को 40% इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसका जो एरिया है वो आपका 24 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है और जो आपका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का जो ओरिजिनल है आपका वो है 32 मीटर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका दिया गया है 2L + B
2l प्लस बी इक्वल्स टू 32 के, 2l प्लस बी इक्वल्स टू 32 के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका l प्लस बी इक्वल्स टू आपका 16 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा या l इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16 माइनस बी के, l इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16 माइनस बी के। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब देखो लेंथ पहले l थी, लेंथ कितनी आपने मानी है l, अब उसमें 40% उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो आफ्टर इंक्रीजिंग 40%, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा पहले l था, अब l में l का जो है 40% जो है बढ़ा दिया गया, l का 40% आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, अब लेंथ जो है, लेंथ हो जाएगी आपकी 140/100, ठीक है। और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 7 जा आपका जो है 14, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका 7/5 है, अर्थात लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 7/5। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। अब 40% लेंथ को बढ़ा दिया गया, पहले l था, अब l का 40% बढ़ा दिया गया, कितना हो जाएगा आपका 140/100 था, 7/5 l हो गया। अब देखो जब आपने लेंथ को बढ़ाया तो आपका जो है एरिया भी बढ़ गया, कितना 24 मीटर। तो आपका जो है पहले एरिया क्या था, पहले आपका LB था, अब जो है वो बढ़ के 24 कितना बढ़ गया आपका 24 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्या आपका अब L कितना हो जाएगा आपका 7/5, अब हो जाएगा आपका L 7/5 L इंटू बी, और ये माइनस LB, क्योंकि पहले कितना था आपका LB, कितना बड़ा है 24 मीटर। अब यहाँ पर देखो अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका ये हो जाएगा 7LB माइनस 5LB, तो हो जाएगा 2LB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24 इंटू 5। ये समझ में आया कैसे भाई, 5LB इधर आ जाएगा, 7LB माइनस 5LB, तो 2LB इक्वल टू 24 इंटू 5 के हो जाएगा। तो ये L इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितने के, ये 12 5 जाएगा आपका 60 आ जाएगा, क्योंकि 24 इंटू 5/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 12 5 जा 60। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको L की वैल्यू कितनी पता है, L बराबर 16 माइनस बी। अगर मैं यहाँ पे L की वैल्यू को रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे L की वैल्यू को रख देता कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60। तो ये हो जाएगा आपका 16b स्क्वायर, 16b ये हो जाएगा आपका 16b, ठीक है ना, 16b माइनस बी स्क्वायर, इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 60 इक्वल्स टू 0 के, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस का 60 इक्वल्स टू 0। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका जो है 10b माइनस हो जाएगा 6b और प्लस हो जाएगा आपका 60 इक्वल्स टू आपका 0 के, b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस 10, ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस 10 इक्वल्स टू 0 के हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आपका बन जाएगा b माइनस 10 और एक आपका बन जाएगा b माइनस 6 इक्वल्स टू 0 के, तो b बराबर आपका आ जाएगा 6, b बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। तो जो ब्रीथ है आपकी जो है वो हो जाएगी 6 मीटर, जो ब्रीथ है आपकी वो हो जाएगी आपकी 6 मीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ब्रीथ कितनी हो जाएगी आपकी 6 मीटर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।